हेलो एवरीवन, मैं चंदना मुर्मू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस नए क्लास में। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था रासायनिक समीकरण क्या होता है और उसका कुछ उदाहरण मैंने दिया था और बताया था रासायनिक अभिक्रियाओं को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। इस क्लास में मैं बताने वाली हूँ रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, जिसे संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, जिसे अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। अब ये विस्थापन अभिक्रिया जो है उसे दो भाग में बांटा गया है। पहला है एकल विस्थापन अभिक्रिया और दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। एकल मतलब एक और द्वि मतलब दो, ठीक है। वो विस्थापन के बारे में मैं आगे बताऊंगी। और चौथा है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन एवं अपचयन का दूसरा नाम भी है ऑक्सीकरण एवं अपकरण, और इसे रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण एवं अपकरण या फिर उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया जब दोनों साथ में होती है किसी अभिक्रिया में तब उसे कहा जाता है। नहीं तो उपचयन एवं अपचयन को हम लोग अलग अलग भी ले सकते हैं, ठीक है। तो किसी किसी में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में 5 प्रकार लिखा गया है, जिसमें संयोजन, वियोजन, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन एवं उपचयन एवं अपचयन को लिया गया है, ठीक है। या फिर हम लोग इससे 4 प्रकार के भी लिख सकते हैं। तो अब सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। उसका परिभाषा है संयोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जिसमें दो या अधिक पदार्थ, तो कोई भी पदार्थ इसमें तत्व भी हो सकता है या फिर यौगिक भी हो सकता है। दो पदार्थ या उससे अधिक पदार्थ परस्पर मतलब आपस में अभिक्रिया करते हैं और आपस में अभिक्रिया के बाद वो क्या होते हैं, मिल जाते हैं, मिलके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसी को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। तो इसका उदाहरण लेते हैं। सबसे पहला है कार्बन। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम लेफ्ट साइड में एक परमाणु है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, इधर दोनों में एक ही है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ 2 लगाएंगे, 2 गुना करेंगे और यहाँ पे 2 गुना करेंगे तो दोनों संतुलित हो जाता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, दो अलग अलग तत्व, दो या अधिक पदार्थ, इसमें 2 पदार्थ भाग ले रहे हैं आपस में और नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं हाइड्रोजन। जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है जल। जल में लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। ऑक्सीजन का 2 परमाणु करने के लिए यहाँ जल के आगे हम लोग 2 गुणक कर सकते हैं। अब इसके वजह से हाइड्रोजन का मान जो है वो बढ़ गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो इसके लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे। तो अब समीकरण जो है वो संतुलित हो गया है। अब एक और उदाहरण, जैसे आयरन। आयरन जब सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है तो आयरन सल्फाइड बनाता है। तो यहाँ है सल्फर, ये है आयरन सल्फाइड। सल्फर को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है गंधक। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछता है कि सल्फर का दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम है गंधक। आयरन सल्फाइड को हम लोग लिख सकते हैं फेरस सल्फाइड, ठीक है। इस तरह से ये एक उदाहरण हो जाता है। तो इन सभी उदाहरणों में क्या हो रहा है, 2 पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और अभिक्रिया के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। अब
संयोजन अभिक्रिया का दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, वो है कैल्शियम ऑक्साइड। ये जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो कभी कभी कैल्शियम ऑक्साइड का साधारण नाम पूछता है, जो है बिना बुझा हुआ चूना। वो जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का साधारण नाम होता है बुझा हुआ चूना, या फिर इसे भखरा चूना भी कहा जाता है। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है हम लोग किस में करते हैं, जैसे घर वगैरह को क्या करते हैं, कलर करने के लिए या फिर व्हाइट चूना करने के लिए जिसका हम लोग उपयोग करते हैं वो यही चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है घरों की दीवारों को सफेदी करने में। ठीक है, अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है घर की दीवार पे जब हम लोग इसका उपयोग कर लेते हैं तो वायुमंडल में हमें ये पता होता है कि ऑक्सीजन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, नाइट्रोजन गैस भी है, और कुछ कुछ गैस जो है वो थोड़े थोड़े मात्रा में वो भी पाई जाती है। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो गैस क्या करता है, जब इसे दीवार में हम लोग लगा लेते हैं तो उसके साथ ये धीरे धीरे अभिक्रिया करता है और उसके बाद वो एक परत बनाता है, जिसके कारण दीवार जो है चूना करने के बाद 2-3 दिन के बाद वो ज्यादा सफेद चमकने लगता है। ठीक है, तो इसका कारण है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, और जल का निर्माण करता है। तो कैल्शियम लेफ्ट साइड में एक है, राइट साइड में एक है, कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हम लोग 2 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 है। तो सॉरी तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, तो 2 और 2 हो गया 4, यहाँ पे 3 और 1 हो गया 4। तो इस तरह से समीकरण जो है ये संतुलित हो गया। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतला सा परत बना देता है दीवार में, जिसके कारण ये परत जो है चमकीला हो जाता है और वो ज्यादा चमकने लगता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये संगमरमर या फिर जिसे हम लोग मार्बल भी कहते हैं उसका भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये परत इतना पतला होता है कि 2 या 3 दिनों के बाद दीवार बहुत ज़्यादा चमकने लगता है और इसके बाद धीरे धीरे उसकी चमक खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर धूलकणों का परत बैठ जाता है। ठीक है, तो यही कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो संगमरमर का भी या मार्बल का भी फॉर्मूला होता है। जैसे इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है। तो इसमें ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो जितने भी अभी तक मैंने ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का उदाहरण दिया है उन सभी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण में ले सकते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन या फिर श्वसन, वो सभी को। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं का अगला प्रकार है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या अधिक उत्पाद बनाते हैं। तो पहला जो अभिक्रिया था वो था संयोजन अभिक्रिया। संयोजन में क्या हो रहा था,
दो या दो से अधिक पदार्थ थे वो जुड़ रहे थे, और इसमें है कि एक एकल पदार्थ रहेगा और वो टूट के दो या अधिक उत्पाद में बनेगा। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया जो है ये 3 प्रकार की होती है, उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। तो उष्मीय वियोजन उसे कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए या फिर उसके वियोजन के लिए उष्मा का उपयोग किया जाता है, उसे कहा जाता है उष्मीय वियोजन। विद्युत वियोजन में विद्युत का उपयोग किया जाता है और प्रकाशीय वियोजन में प्रकाश का। तो इसके लिए हम लोग उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उष्मीय वियोजन का उदाहरण Fe फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो ये फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का 2 परमाणु, ट्राइऑक्साइड मतलब 3 परमाणु, डाई मतलब 2 होता है, ट्राई मतलब 3 हो जाता है। तो अब ये देखना है कि अभिकारक की तरफ जो तत्व है प्रतिफल की तरफ के तत्व के बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ लेफ्ट साइड में Fe यानी कि आयरन 1 परमाणु है, यहाँ 2 है, तो इसके लिए यहाँ इसको 2 करते हैं। अब यहाँ 2 करने पर सल्फर जो है ये 2 हो गया, सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 और 1 मिलाने से 2 हो गए। अब ऑक्सीजन यहाँ 4 है उसका मान, और यहाँ 2 गुना किए थे तो 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पे 3 है, 2 5, 5 और 3 8 हो गया। तो अब इस तरह से समीकरण जो है वो संतुलित हो गया। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ये एक वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें एक यौगिक के रूप में था फेरस सल्फेट, जिसमें आयरन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो ये तीनों तत्व मिलकर के एक यौगिक का निर्माण कर रहे थे फेरस सल्फेट, जो जिसमें उष्मा प्रवाहित करने के बाद क्या होता है, ये फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। अब अगला उदाहरण हम लोग लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का साधारण नाम होता है चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट में जब उष्मा प्रवाहित करवाया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसका उपयोग होता है सीमेंट के निर्माण में। तो यहाँ पे समीकरण को देख लेते हैं, संतुलित है या नहीं। कैल्शियम 1 है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 कार्बन ऑक्सीजन के परमाणु एक साथ है और यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ 1 है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 है। तो इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, यानी कि ये एकल अभिकारक के रूप में रहता है और 2 उत्पाद के रूप में ये टूट जाता है। तो वियोजन का मतलब होता है, वियोजन या अपघटन का मतलब होता है टूटना। एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं। लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, इसमें जब उष्मा प्रवाहित किया जाता है तो लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूटता है। इसे संतुलित करने के लिए लेड लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में 1 है, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है।
तो नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 2 4 और 1 5 है। ठीक है, अगर इस जगह पे लेड ऑक्साइड की जगह पे कोई नंबर को हम लोग नहीं लगाएंगे तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन का मान जो है वो हमेशा विषम संख्या में ही रहेगा। लेकिन हमें क्या करना है, उसे सम संख्या में लाना है, क्योंकि यहाँ पे 3 दूनी 6 है। ठीक है, तो इसके लिए 6 करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 3 4 5 6 हो गया। अब ऑक्सीजन तो 6 हो गया, लेकिन लेड जो है वो 2 हो गया। लेड को 2 करने के लिए लेफ्ट साइड में 2 गुना करेंगे। 2 गुना करने पर क्या हो रहा है, लेड तो 2 हो गया, लेकिन नाइट्रोजन का ये 2 हो गया और ये 2, तो 2 दूनी 4 हो गया। तो इसे 4 कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि सारे तत्व जो है वो कितने हो रहे हैं। लेड लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में 1 है। नाइट्रोजन 2 दूनी 4, नाइट्रोजन 4। ऑक्सीजन हो गया 3 दूनी 6 और 2 8, सॉरी 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। यहाँ पे 2 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और 2 12। तो इस तरह से सारे तत्व जो है वो संतुलित हो गए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी उदाहरण को ले सकते हैं और उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज है कि अपघटन अभिक्रिया में या वियोजन अभिक्रिया में कभी कभी कुछ उदाहरण ऐसे पूछते हैं कि वियोजन अभिक्रिया का एक ऐसा उदाहरण दे जो उष्मा के द्वारा अपघटित होता है। तो इन तीनों में से किसी भी उदाहरण को दे सकते हैं और वो उदाहरण इसके लिए आंसर बन जाएगा। अब अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, वो अभिक्रिया जिसमें विद्युत का उपयोग किया जाता है वियोजन के लिए। तो जल का वैद्युत अपघटन अभिक्रिया जो होता है उसमें धातु कैथोड पर जाते हैं और ऑक्सीजन या क्लोरीन जो है वो एनोड पर जाते हैं। कैथोड के लिए हम लोग माइनस साइन का यूज करते हैं और एनोड के लिए हम लोग प्लस साइन का यूज करते हैं। तो एक पिक्चर यहाँ पे हम दे देंगे, ये पिक्चर को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस पिक्चर से अक्सर क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी इससे शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है या फिर कभी कभी इससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। लॉन्ग क्वेश्चन में इस पिक्चर के जो भी नाम दिए गए हैं उन नामों को हटा दिया जाता है, उसमें ABCD लिख दिया जाता है और ABCD का नाम क्या है वो पूछा जाता है। ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इस पिक्चर को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब हम लोग कुछ उदाहरणों को देखते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका जब विद्युत इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये सोडियम और क्लोरीन गैस में टूटता है। तो यहाँ पे हम बोले कि धातु कैथोड पर जाएगा और ऑक्सीजन या क्लोरीन एनोड पर। तो ये सोडियम जो है एक धातु है, तो ये जाएगा कैथोड पर और ये जाएगा एनोड पर। एनोड पर और इसे कहते हैं द्रवित सोडियम क्लोराइड। इसे द्रवित सोडियम क्लोराइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये घुले हुए अवस्था में होता है। ठीक है, घुले हुए अवस्था में होने के कारण ही हम लोग उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और वो अलग अलग भागों में वियोजित हो जाता है या टूट जाता है। अब अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में भी ये भी एक द्रवित एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। इसमें भी जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में टूटता है। तो इसे भी लिखेंगे द्रवित
एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये धातु है, तो ये जाएगा कैथोड पर और ये एनोड पर। तो अब इसे संतुलित कर लेते हैं पहले। तो एल्यूमिनियम 2 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो 3 और 2 को हम लोग मिला नहीं सकते, तो क्या करेंगे, 3 से 2 गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा और 2 से 3 गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 करने के लिए 2 गुना करेंगे और यहाँ पे 6 करने के लिए 3 गुना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो 6 हो गया लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी 6 हो गया, लेकिन एल्यूमिनियम का मान जो है वो बढ़ गया। एल्यूमिनियम 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम को हम लोग 4 कर देंगे। ठीक है, अब ये वाला छूट गया था सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम और क्लोरीन में टूटता है तो सोडियम का 1 परमाणु, क्लोरीन का 2 परमाणु, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन जो है 1 है, इसके लिए यहाँ पे 2 गुना करेंगे और यहाँ पे 2 करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड को भी क्या किया जाता है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के रूप में 2 भाग में अलग अलग टूट जाता है। एल्यूमिनियम कैथोड में चला जाता है और ऑक्सीजन जो है वो एनोड में चला जाता है। एक और उदाहरण, जैसे जल। जल में जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन जो है ये कैथोड में जाता है क्योंकि ये एक धातु है, और ये एनोड में जाता है। तो अब अक्सर क्या होता है, इस उदाहरण के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटने के बाद हाइड्रोजन का मात्रा ज़्यादा होता है या ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है। तो जिस तरह से जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर जल को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन का 2 परमाणु बनेगा, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, यानी कि हाइड्रोजन ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन कम होगा। एक और अगर जल को लेते हैं तो उसमें भी हाइड्रोजन का 2 परमाणु होगा और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होगा। अब अगर दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2, तो दोनों हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। तो जिस तरह से जल के फॉर्मूला में हाइड्रोजन का मात्रा डबल होता है ऑक्सीजन से, तो उसी तरह से जितना मात्रा होता है, जितना भी जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो वियोजित होता है या टूटता है, तो उसमें हमेशा क्या होगा, हाइड्रोजन का मात्रा ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का मात्रा कम होगा। तो हमेशा क्या करेंगे, कैथोड में हाइड्रोजन गैस को हम लोग ज़्यादा दिखाएंगे और ऑक्सीजन गैस को कम दिखाएंगे। तो इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो इसे 2 करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 कर देंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 4 हो गया लेफ्ट साइड में और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2। तो अब क्या हो रहा है, टूटने के बाद हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो जा रहा है और ऑक्सीजन 2 रह रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का मात्रा ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का मात्रा कम होता है। अपघटन अभिक्रिया जो होता है उसका कुछ उपयोग है। विद्युत अपघटन अभिक्रिया का उपयोग किसमें किया जाता है, धातुओं में अगर ऑक्साइड या क्लोराइड कोई मिला हुआ रहता है तो उन्हें अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग करके धातुओं को अलग किया जा सकता है। वियोजन अभिक्रिया का तीसरा प्रकार होता है प्रकाशीय वियोजन। तो इस अभिक्रिया में किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए जब प्रकाश का उपयोग किया जाता है तो इसे कहते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया।
तो इसे डायरेक्ट हम लोग उदाहरण से समझेंगे। जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसमें जब सूर्य का प्रकाश दिया जाता है तो ये सिल्वर और क्लोरीन में टूटता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हो गया Ag1 क्लोरीन 1, Ag1 क्लोरीन 2। क्लोरीन 2 करने के लिए लेफ्ट साइड में 2 गुना करेंगे और सिल्वर भी हो गया 2। तो अब सिल्वर क्लोराइड जो है उसमें जब सूर्य का प्रकाश दिया जाता है या सूर्य के प्रकाश में जब सिल्वर क्लोराइड को रखा जाता है तो ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग अभिक्रिया से पहले सफेद होता है और बाद में इसका रंग धूसर या फिर छाई राख के कलर का हो जाता है, जिसको हम लोग ग्रे भी कहते हैं। अब हम लोग अगला एग्जांपल लेते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का AgBr। इसमें भी जब सूर्य का प्रकाश दिया जाता है तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में टूटता है। तो इसमें भी लेफ्ट साइड में एक एक परमाणु है, इसमें 1 और 2 है, तो इसे हम लोग 2 कर देते हैं और यहाँ पे 2 कर देते हैं। ये है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर और ब्रोमीन में टूटता है। तो इस तरह से प्रकाश का उपयोग करके हम किसी भी पदार्थ को तोड़ सकते हैं या फिर उसका वियोजन कर सकते हैं और वो टूटने के बाद 2 या 2 से अधिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है। अब प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का हम लोग कुछ चीज़ों में उपयोग करते हैं, क्योंकि शुरुआत में अभिक्रिया से पहले इसका रंग सफ़ेद होता है और बाद में धूसर हो जाता है, इसलिए तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो होता है उसमें। ठीक है, इस वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, हमने 3 माध्यमों को देखा, ऊष्मा को देखा, विद्युत को देखा और प्रकाश को देखा, जो पदार्थों को तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और अगले क्लास में हम रासायनिक अभिक्रिया के जो आगे के प्रकार हैं, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया और उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, उसे मैं बताऊंगी। अगर मेरा क्लास अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।